दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता, फल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहेगा, टोलाबाजों का राज रहेगा। पार्टी के टोलाबाज बोलबेन और अपना पार्टी की वॉशिंग मशीन। माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। खेला तो होगी এবং এই খেলা থেকেই बीजेपी के ठीक করতে হবে। से अमर गान की रचना करने वाले के स्थान को न संभाल पाना बंगाल के गौरव के साथ बहुत बड़ा अन्याय है। और ये क्या है, एक क्या कुछ जानकारी नहीं है। बड़ा बड़ा नेता है, बोलता है रविंद्रनाथ ठाकुर जन्म लिया शांति निकेतन में। अरे नहीं बाबा, जन्म तो लिया है जोरासाको ठाकुर बाड़ी में। नमस्कार, आप आज तक पर दस्तक देख रहे हैं। मैं रोहित सरदाना आपका स्वागत करता हूं। आज 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की दस्तक हो गई है। नतीजे 2 मई को आएंगे। निगाह सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल पर है। चुनाव मुद्दों पर लड़े जाते हैं और मुद्दे जनता के होने चाहिए, लेकिन क्या ऐसा होता है? बिजली, सड़क, पानी पर बात होनी चाहिए, क्या होती है? स्वास्थ्य सुविधा की बात हर विधानसभा में करनी चाहिए, लेकिन क्या की जाती है? महंगाई का मुद्दा क्या जनता के बीच जाकर उठाया जाता है? बेरोजगारी का मुद्दा क्या कभी घोषणा पत्र के पहले आगे बढ़ पाता है? इन मुद्दों पर जनता नेताओं को परख कर वोट देना चाहती है। क्या बंगाल में यह हो रहा है? एक एक करके वो मुद्दे देखते हैं जिनकी दस्तक चुनाव के ऐलान के साथ अब और तेज होती जाएगी। जय श्री राम। गुंडाबाज, गुंडाबाज मिथ्या बोले, मिथ्या ভিডিও দেখায়, কোনো ভিডিও বিশ্বাস করবেন না ওদের। সব ফেক। लोकसभा चुनाव से पहले बंगाल में मुद्दा बनता है जय श्री राम। पश्चिम बंगाल में राम नाम लेना भी अपराध हो गया है क्या? अरे दीदी, राम जी के आगे अच्छे अच्छों का अहंकार चूर चूर हो गया। आपका अहंकार कहां तक ठहर पाएगा? और बंगाल में जब लोकसभा के नतीजे आए तो 18 सीटों पर बम्पर जीत बीजेपी ने हासिल की। लोकसभा चुनाव के 2 साल बाद फिर पश्चिम बंगाल में क्या जय श्री राम सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है? जय श्री राम, जय श्री राम। 9.25 करोड़ लोगों की जनसंख्या वाले पश्चिम बंगाल में देश की 7.2% आबादी रहती है। बंगाल में चुनाव 8 चरण में होंगे और जिस बंगाल में प्रति 1 लाख की आबादी पर 185 लोग, वहां मुद्दा अगर जय श्री राम का नारा बनता है तो क्यों? इसके लिए 2 तस्वीरें देखते हैं, एक 2019 की, दूसरी 2021 की। दोनों तस्वीरों में कॉमन है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और जय श्री राम का नारा। सड़क पर काफिले के आगे राम के नारे से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के कार्यक्रम तक में राम का नारा सुनकर ही ममता बनर्जी को कहते हैं गुस्सा आया। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम को कोई डिग्निटी होना चाहिए। किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। इसके बाद पश्चिम बंगाल में चुनावी मंच हो या चुनाव में प्रचार करते कार्यकर्ता जय श्री राम का नारा ही टीएमसी के सामने लगता है। उत्तरी 24 परगना की इस तस्वीर को देखिए। इसमें एक तरफ बीजेपी के कार्यकर्ता जा रहे हैं, दूसरी तरफ किनारे टीएमसी के लोग खड़े हैं और तब आवाज आती है जय श्री राम।
विरोधी शिवसेना तक कह चुकी है कि बीजेपी ने ममता बनर्जी का वीक पॉइंट पकड़ लिया, जिस पर अब आघात करते रहेंगे और ऐसा 2019 से 2021 के दोनों चुनाव में होता दिख रहा है। साथियों, दीदी ने जय श्री राम का अभिवादन करने पर से ही लोगों को जेल में डालना शुरू कर दिया है। मुझे लगा मैं भी डायरेक्ट दीदी को जय श्री राम बोल दूं तो मुझे भी जेल में डाल दे, तो यहां के निर्दोष लोग जो जेल में पड़े हैं मैं उनकी सेवा करूंगा। बंगाल के अंदर माहौल ऐसा कर दिया कि जय श्री राम बोलना माने गुनाह है। अरे बनता दीदी, बंगाल में जय श्री राम नहीं बोलना जाएगा तो कहां पाकिस्तान में बोला जाएगा क्या? मुझे बताओ भाइयों, बताओ बहनों, जय श्री राम बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए? आरोप लगता है कि बीजेपी ऐसा हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण के लिए करती है। 2011 की जनसंख्या के मुताबिक पश्चिम बंगाल में हिंदू आबादी 6 करोड़ 43 लाख 85,546, जबकि मुस्लिम आबादी 2 करोड़ 46 लाख 54,825। लोकसभा चुनाव के बाद लोकनीति और CSDS के एक सर्वे में दावा किया गया कि बीजेपी के 57% वोट हिंदू मतदाताओं से आए थे, जबकि टीएमसी के लिए 70% मुस्लिम वोटर्स ने मत दिया था। तो क्या सिर्फ वोटों का ध्रुवीकरण के लिए ही नारा इस्तेमाल हो रहा है या वजह कुछ और भी है? इसको धार्मिक नारे के रूप में इंटरप्रेट करने का प्रयास जो तृणमूल कांग्रेस कर रही है वो गलत है। जय श्री राम प्रतीक है एपिसमेंट के खिलाफ, तुष्टीकरण के खिलाफ। रिलीजियन इज पर्सनल एंड फेस्टिवल इज यूनिवर्सल। तो इसी के लिए ये बात ठीक नहीं है। और जय श्री राम वो कहते हैं, हम तो जय सियाराम कहते हैं। जय सियाराम मीन्स सीता एंड राम। दरअसल राम के नाम का नारा बंगाल की राजनीति में अभी नहीं उठा। 2017 में अमित शाह के पार्टी अध्यक्ष रहते कराए गए सर्वेक्षण में दावा है कि ये पता चला था कि टीएमसी सरकार की कथित मुस्लिम तुष्टीकरण की नीतियों से बंगाली हिंदुओं के मन में असंतोष के बीज है। उसी साल मुहर्रम के ताजिए निकलने वाले दिन ही दुर्गा पूजा पड़ने पर मूर्ति विसर्जन बंगाल सरकार ने एक दिन आगे बढ़ा दिया था। इसके बाद ममता सरकार ने दुर्गा सरस्वती पूजा आयोजन और हिंदू पुजारियों के लिए कई आर्थिक मदद का ऐलान किया, जिसे डैमेज कंट्रोल की कोशिश माना गया। बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जरा जोर से बोलो, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? दुर्गा पूजा के लिए कोर्ट में से परमिशन लेनी पड़ती है। सरस्वती पूजा बंद करा दी थी, ये तो दबाव आया भाजपा का कि दीदी सालों के बाद सरस्वती पूजन करती हुई दिखाई पड़ी है। मुझे तो बहुत अच्छा लगा दीदी सरस्वती पूजन कर रही है। सरस्वती पूजा नहीं होता, उन्होंने सरस्वती पूजा शुरू किया। ओके जिज्ञेस करो सरस्वती पूजार मंत्र बोल, आगे सरस्वती पूजार मंत्र बोल। दुर्गा पूजा भी ममता जी नहीं करने देता। बल दुर्गा पूजा नहीं करने देता तो 28,000 क्लब को 50,000 रुपया ऐसे ऐसे मिलते। अब 8 चरणों में होने वाले मतदान के बाद नतीजे 2 मई को बंगाल की जनता सुनाएगी और तब साफ होगा बंगाल में सत्ता का आशीर्वाद किसे मिला। पौलमी साहा और सूर्याग्नि रॉय के साथ अनुपम मिश्रा, कोलकाता आज तक। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो सवाल यह कि क्या अब अगले 2 महीने पश्चिम बंगाल में जय श्री राम का मुद्दा ही सबसे ज्यादा गूंजेगा? अगर हां, तो क्या जनता के और मुद्दे नारे की राजनीति में गौण हो जाएंगे? जनता के मुद्दे भी जान लीजिए। पिछले 15 साल के आधार पर यह पाया गया कि पश्चिम बंगाल में प्रति व्यक्ति 43,345 रुपए सालाना कमाए। पश्चिम बंगाल में प्रति 1 लाख जन पर मातृ मृत्यु दर 94 है। बंगाल में प्रति 1,000 जन पर 32 बच्चों की मौत हो जाती है और प्रति 10,000 की आबादी पर सिर्फ 27 फिजिशियन, नर्स या दाई ही पश्चिम बंगाल की जनता को अभी मिल पाते हैं। तो क्या चुनाव में इन मुद्दों पर भी बात होगी? जो दूसरा विषय बंगाल की सियासत में बहुत तेजी से हवा पकड़ रहा है वो है भ्रष्टाचार।
किसी मौजूदा सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे तो चुनाव में बड़ा इंपैक्ट होता है। पश्चिम बंगाल की राजनीति में अगले 60 दिन आप इस मुद्दे पर भी रोज बड़ी चर्चा सुनने वाले हैं। हमारा आशोल परिवर्तन चाहिए। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ टोलाबाजों का राज रहेगा। খেলা তো হবেই রে, বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন? बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहाँ सिंडिकेट का राज रहे। 29 अप्रैल को आखिरी चरण की वोटिंग से पहले अब 27 अप्रैल तक पश्चिम बंगाल के चुनाव में जनता के सामने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर बयानों का घमासान होने वाला है। ट्रेलर चुनावी तारीखों के ऐलान के दिन भी दिखा, क्योंकि जब चुनाव आयोग दिल्ली से तारीखों की घोषणा कर रहा था, पश्चिम बंगाल की राजनीति में ममता बनर्जी की पार्टी के लिए मुसीबत बन रहे कोयला घोटाले में सीबीआई और ईडी की 15 से ज्यादा टीम कई ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी। इस मुद्दे पर ममता बनर्जी सबसे ज्यादा खुद आक्रामक। খেলা তো হবেই এবং এই খেলা থেকেই বিজেপিকে ঠিক করতে হবে আগামী দিন দেশে থাকবে কি থাকবে না। বাংলায় একটা খেলায় যদি ওদের হারিয়ে দেন জানবেন এই দেশ থেকে বিজেপি বিদায় নেবে। অন্য পার্টিকে তোলাবাজ বলবেন আর আপনার পার্টি কি ওয়াশিং মেশিন যে কালো যাবে আর সাদা হয়ে ঘুরে চলে আসবে? চোর কি মাই জোর से बोले। इस आक्रामकता की वजह पहले जान लेते हैं। ममता बनर्जी के भतीजे और उनका परिवार अभी कोयला घोटाले के आरोपों में घिरा है। अभिषेक बनर्जी के करीबी विनय मिश्रा के खिलाफ पशु तस्करी मामले में सीबीआई चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। चुनावी वक्त में जब पत्ता भी हिलता है तो वोट खिसकते हैं। ऐसे में जब सीबीआई की टीम ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के घर पहुंचती है, अभिषेक की पत्नी और साली से सीबीआई पूछताछ करती है। कोयला घोटाले में बंगाल में लगातार छापेमारी होती है तो जनता के बीच में आरोपों के आधार पर ही सही, लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा बनने लगता है। यही वजह है कि महीने में तीसरी बार जब प्रधानमंत्री बंगाल में चुनावी रैली करने पहुंचे तो फोकस सिर्फ करप्शन पर रखा। सरकार की योजनाओं का पैसा टीएमसी के टोलाबाजों की सहमति के बिना गरीब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। এদের মুখে বড় বড় কথা শুনে পোষায় না। কথায় কথায় উনি বলেন তৃণমূল কংগ্রেস সব তোলাবাজ, তৃণমূল কংগ্রেস তোলাবাজ। আর আপনি কি? আপনি তো সবচেয়ে বড় দাঙ্গাবাজ, ধান্দাবাজ। आरोपों के आधार पर दावा है कि कोयला घोटाला करीब 5,500 करोड़ रुपए का हो सकता है, जबकि पश्चिम बंगाल में स्वास्थ्य सेवाओं पर सिर्फ 988 रुपए प्रति व्यक्ति खर्च होता है। भ्रष्टाचार के आरोपों का जवाब देने के लिए ममता बनर्जी महंगाई के मुद्दे का हैंडल संभालने लगती है। करप्शन का ठीकरा एक दूसरे पर फोड़ने की राजनीति पश्चिम बंगाल देख रहा है। कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। যারা 5 টাকা 10 টাকা গ্রামের গরিব মানুষ তোলে তাকে আপনারা বলেন তোলাবাজ। আর আপনারা যারা দেশকে দেশ বিক্রি করে দেন, কারখানাকে কারখানা বিক্রি করে দেন, কোটি কোটি টাকা কাটমানি খান, তারা কি ক্যাটমানি খান? তারা কি ক্যাটমানি খান না র্যাটমানি খান? ওটা র্যাটমানি। बंगाल में बीजेपी ममता सरकार को घेरने के लिए भ्रष्टाचार के मुद्दे को सिर्फ बड़ी रैलियों में नहीं उठा रही, बल्कि चुनावी प्रचार के दौरान भी जमकर इस्तेमाल कर रही है। हम जुमला के 2 साल से कह रहे हैं कि इस प्रदेश के अंदर कोयले के माफिया का सरगना यदि कोई है तो कौन है? सारी जनता को मालूम है। यदि इस प्रदेश के अंदर करोड़ तस्करी का माफिया कौन है? दुनिया को मालूम है। कोयले का रंग सिर्फ काला होता है, लेकिन बंगाल के चुनाव में करप्शन का मुद्दा रोज नए रंग दिखाएगा। वजह यह कि चुनावी तारीखों के ऐलान के दिन सीबीआई ईडी की बंगाल में छापेमारी के बाद जांच एजेंसियों को ही कटघरे में खड़ा किए जाने की राजनीति अब और तेज होगी और चुनाव 8 चरण में है तो
तो अभी तो छापेमारी शुरू हुई है। आज तक ब्यूरो। जनता 5 साल देती है सत्ता चलाने के लिए, लेकिन उसमें जनता के हित की योजनाओं को राजनीति की चक्की में पीस दिया जाता है। बंगाल का अगला मुद्दा यही कहानी बताता है। सरकार किसानों और गरीबों के हक का पैसा सीधा उनके बैंक खाते में जमा करती है। पश्चिम बंगाल के लोगों को अब भी उसके लागू होने का इंतजार है। पश्चिम बंगाल में पहली बार लेफ्ट कांग्रेस का आता पता नहीं है। सीधी लड़ाई टीएमसी बीजेपी में और मुद्दा राजनीतिक चक्की में जनता के काम की योजनाओं को पीस देना बन रहा है। कैसे? देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, आयुष्मान भारत योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना समेत बीजेपी का आरोप है कि बंगाल के करोड़ों लोगों को केंद्र की 20 से ज्यादा योजनाओं से दूर रखे जाने की राजनीति हो रही है। माटी मानुष की बात करने वाले लोग बंगाल के विकास के सामने दीवार बनकर के खड़े हो गए हैं। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बोले ममता जी ने कुछ नहीं किया, हमने सब कर दिया। জিজ্ঞেস করুন কি করেছো? কন্যাশ্রী কে করেছে? আপনারা উত্তর দেবেন। কন্যাশ্রী কে করেছে? আর মোদি বাবু কি দিয়েছেন? डुगडुगी डुगडुगी। सबसे पहले उसी किसान सम्मान निधि की बात करते हैं जिसके 2 साल पूरे हो चुके हैं। 2 साल तक पश्चिम बंगाल के 69 लाख किसानों को साल की 3 किश्त में मिलने वाले 6,000 रुपए हासिल नहीं हुए, जबकि देश के 10 करोड़ से ज्यादा किसान इस योजना का लाभ उठाते रहे। 2 साल बाद चुनाव से ठीक पहले ममता सरकार को किसानों का मूड चुनावी सीजन में समझना पड़ा, तो इसलिए क्योंकि किसानों का वोट हाथ से खिसकने की आशंका नजर आई। दावा इसके बाद पश्चिम बंगाल के करीब 38 लाख किसानों ने खुद ही पीएम किसान पोर्टल से खुद को जोड़ लिया। पिछले 2 हफ्ते में रोज बंगाल के 1 लाख किसान खुद को पीएम किसान पोर्टल से सम्मान निधि पाने के लिए जोड़ते गए। तो पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने भी किसानों का वेरिफिकेशन प्रोसेस शुरू किया, क्योंकि राज्य सरकार जब वेरीफाई करते हैं किसानों के खातों को, तभी केंद्र पैसे उसमें सीधे डाल पाता है। लेकिन आरोप है कि राज्य सरकार किसानों के खातों को वेरीफाई करने का काम बहुत धीमे कर रही है। ये जो पैसा होता है इसमें कोई बिचौलिया नहीं होता है, भारत सरकार सीधा किसान के अकाउंट में डालती है। इसके लिए किसान का सर्टिफाइड सूची चाहिए राज्य की ओर से, इसके सामने उसका बैंक अकाउंट का नंबर चाहिए। ममता दीदी को पूछे कितने बैंक अकाउंट नंबर भेजे हैं आपने? बैंक किसका? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल? बैंक मेरे को दे देने बोलो तो 1 सेकंड में मैं कर देती हूँ। क्यों? जब नरेंद्र मोदी को छवि देके भेजता है तब बैंक किसका होता है? 69 लाख किसान यानी एक घर में 2 वोटर भी हुए तो 1 करोड़ 38 लाख वोट। इतने बड़े वोट बैंक को बीजेपी के खाते में ट्रांसफर होने से रोकने के लिए ममता सरकार ने 2 साल पुरानी तनातनी थोड़ी खत्म तो की, लेकिन गरीबों को 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली केंद्र की आयुष्मान भारत योजना भी बंगाल में टीएमसी सरकार ने लागू नहीं की। आज तक ब्यूरो। आज 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया गया। इन सभी राज्यों में 2 मई को वोटों की गिनती होगी, लेकिन पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव करवाए जाने ने विवाद खड़ा कर दिया। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए पूछा है कि वो इस फैसले से किसको फायदा देना चाहते हैं। हालांकि ममता ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बीजेपी को कामयाब नहीं होने देंगी, लेकिन सवाल है कि जब बाकी राज्यों में 1 से लेकर 3 चरणों में चुनाव हो रहे हैं, तब पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में वोटिंग क्यों? इस फैसले से ममता के इतना नाराज होने की वजह क्या है? जय हिंद। 126 सीटों वाले असम में 3 चरणों में वोटिंग, 140 सीटों वाले केरल में एक ही दिन में वोटिंग, 234 सीट वाले तमिलनाडु में भी सिंगल फेज इलेक्शन, लेकिन 294 सीटों वाले पश्चिम बंगाल 8 फेज में चुनाव। सवाल है क्यों? वेस्ट बंगाल 8 phases. Last time it was 7. West Bengal first phase, date of poll 7 March. The counting shall be done on 2nd May 2021. বাংলায় 294টা সিট, 8টা
ফেজে ইলেকশন কেন, কাকে সুবিধে করে দেওয়ার জন্য? একটু তো রেশনাল থাকবে ইলেকশন কমিশন। উই ওয়ান্ট ইলেকশন কমিশন উই হ্যাভ হাইয়েস্ট রিগার্ডস। Now, like election commission, the important body, if they don't give justice to the state and the people, then where the people will go? विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग ने बीजेपी के दबाव में ये फैसला किया है ताकि वो चुनावों में ध्रुवीकरण कर सके। इसीलिए पश्चिम बंगाल के जो पिछले चुनाव 6 चरणों में पूरे हुए थे, वो इस बार 8 में होंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार पहले चरण की वोटिंग 27 मार्च को होगी और चुनाव आयोग का आखिरी चरण 29 अप्रैल को संपन्न होगा। मतलब पश्चिम बंगाल में 34 दिन के अंदर पूरा चुनाव होगा, जिसके लिए चुनावी हिंसा को वजह बताया जा रहा है। चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में विधानसभा के चुनाव संपन्न कराए जाएंगे। इसके पीछे की 2 बड़ी वजह, पहला ये चुनावी हिंसा के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है और दूसरा कोरोना प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए 8 चरणों में यानी कि लंबा चौड़ा मतदान का ये पूरा का पूरा प्रोसेस, पूरी की पूरी प्रक्रिया जिसको अंजाम दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा का पुराना इतिहास है। दावा है कि साल 1977 से 2009 के बीच पश्चिम बंगाल में 55,000 राजनीतिक हत्याएं हुई। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़ों के अनुसार राजनीतिक हिंसा के मामले में पश्चिम बंगाल नंबर 1 है। पश्चिम बंगाल पुलिस का रिकॉर्ड कहता है कि पिछले साल जनवरी से अक्टूबर के बीच 43 राजनीतिक हत्याएं हुई। बीजेपी का दावा है कि मारे गए इन 43 लोगों में उसके 20 कार्यकर्ता शामिल हैं। बीजेपी को डर है कि चुनाव में भी उसके कार्यकर्ताओं की बड़े पैमाने पर हत्या की जा सकती है। इसीलिए पार्टी ने चुनाव आयोग से कई चरणों में इलेक्शन करवाने की मांग की थी। तो आपने क्यों चाहा कि एक लंबे कार्यक्रम में चुनाव हो बंगाल में, एक साथ में 2-3 चरण में क्यों ना हो? हमने नहीं चाहा है ऐसा। आपकी पार्टी नहीं चाहती कि 7-8 चरणों में? हमारी पार्टी ने अपना पक्ष रखा है, तय तो चुनाव आयोग ने करना है। तय चुनाव आयोग करेगा, लेकिन आपने अपनी इच्छा तो जताई है। हाँ, तो इच्छा जताई ना, उसमें क्या है। तो क्यों आप चाहते हैं कि 7-8 चरणों में चुनाव हो? क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस सब जगह पे पहुंच पाए। तो ये तो फिर गृह मंत्री की चिंता हो गई ना, गृह पार्टी के नेता की चिंता थोड़ी है। पार्टी का मानना है फ्री एंड फेयर इलेक्शन करना है तो हर बूथ पर पैरामिलिट्री फोर्सेस होने चाहिए। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की चुनावी जीत को प्रतिष्ठा का सवाल बना लिया है। इसीलिए पार्टी साल 2014 से ही इस राज्य में पूरी ताकत झोंके हुए है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन। बीजेपी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी पश्चिम बंगाल से ही थे। इसीलिए चाहे अटल बिहारी वाजपेयी हो, लाल कृष्ण आडवाणी हो या फिर नरेंद्र मोदी, पश्चिम बंगाल जीतना बीजेपी का सपना है। प्रधानमंत्री के इसी संकल्प को पूरा करने के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। साल 2016 में तृणमूल कांग्रेस को 45% वोट शेयर के साथ 211 सीट मिली थी, जबकि बीजेपी को सिर्फ 3 सीटों से संतोष करना पड़ा। लेकिन साल 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लंबी छलांग लगाई, जिसके नतीजों को अगर विधानसभा सीटों में बदले तो बीजेपी 126 सीट और तृणमूल कांग्रेस की 152 सीटें होती हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों से उत्साहित बीजेपी ने अपने लक्ष्य को बढ़ाकर 200 सीटों का कर लिया है, जिसने ममता बनर्जी के सामने वजूद का संकट खड़ा कर दिया। তাই বলে যায় নরেন্দ্র মোদীজি আর আপনার দানব বন্ধুজি এবং সাথে যারা আছে খুচরো খাচরা বড্ড বেশি কথা বলছেন, আর একটু বলে যান, 2 মাস একটু সহ্য করতে হবে, তারপরে দেখবো কার কত জোর। पश्चिम बंगाल में पिछली बार के मुकाबले चुनाव केंद्रों की संख्या को 77,413 से बढ़ाकर 1,01,916 कर दिया गया है। चुनाव आयोग के सूत्रों का कहना है कि बंगाल में शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए केंद्रीय सुरक्षा बलों की 125 कंपनियों की तैनाती की जाएगी। मतदान केंद्रों पर केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती होगी, जबकि बंगाल पुलिस के जवान चुनाव केंद्र से काफी दूर तैनात रहेंगे। चुनाव की तारीखों से कई महीने पहले ही पश्चिम बंगाल में रैलियों और रोड शो का शोर है। अब 2 मई को पता चलेगा कि बंगाल की जनता किसे चुनती है। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो।
पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस को पहली बार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की तरफ से कड़ी टक्कर मिल रही है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी ममता को झटका दे चुकी है। ऐसे में दोनों पार्टियां प्रतिष्ठा की इस जंग में एक दूसरे को जोरदार चुनौती दे रही, जिसने राजनीतिक हिंसा की आशंका को भी कई गुना बढ़ा दिया। 130 से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मारे गए। ये ममता दीदी चाहती है, वो मानती है कि किसी को मार देने से भारतीय जनता पार्टी रुक जाएगी। मैं उनको आज कहने आया हूं कि ममता दीदी, तृणमूल के गुंडों ने हमारे 130 कार्यकर्ताओं को मार डाला है, उनकी शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। पश्चिम बंगाल में जो आरोप ममता बनर्जी लेफ्ट पर लगाती थी, वही इल्जाम अब बीजेपी उन पर लगा रही है। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में बहुत तेजी से पैठ बनाई है। पार्टी के सामने 2019 के लोकसभा चुनाव से आगे जाने की चुनौती है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस आसानी से मैदान छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका नतीजा टकराव के रूप में सामने आता है। उसका एक उदाहरण देखिए। ये नॉर्थ 24 परगना की तस्वीरें हैं, जिसमें बीजेपी और तृणमूल के कार्यकर्ता आमने सामने हैं। माहौल तनावपूर्ण है। दोनों पार्टी के लोग एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ये देखिए, एक तरफ ये तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, जो सामने धरने पर बैठे बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन पुलिस समय रहते तृणमूल के कार्यकर्ताओं को रोक देती है और फिर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को हटाने लगती है। लेकिन इससे चारों तरफ अफरा-तफरी मच जाती है। पश्चिम बंगाल के हर जिले में ऐसे हालात बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का अक्सर आमना सामना हो जाता है और नौबत हिंसा तक पहुंच जाती है। बीजेपी का दावा है कि पश्चिम बंगाल में उसके 300 कार्यकर्ताओं की राजनीतिक हत्या हो चुकी है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस इन हत्याओं को बीजेपी की अंदरूनी लड़ाई से जोड़ती है। टीएमसी का कहना है कि वो खुद सियासी हिंसा का शिकार है और उसके 1027 कार्यकर्ता पिछले 22 साल में सियासी वजहों से मारे जा चुके हैं। ममता दीदी फ्रस्ट्रेशन में है। ममता दीदी जब से बीजेपी इनके अत्याचार का विरोध कर रही है, ये किम जोंग एक ऐसा व्यक्ति है, अपने विरोधियों को कभी बर्दाश्त नहीं करता। बंगाल में 200 हमारे जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता मारे गए। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में वोट होगा और नरेंद्र मोदी की सरकार में इस बार एक एक आदमी वोट देगा। बंगाल में कोई वंचित नहीं रहेगा। ममता दीदी को जाना तय है। बीजेपी का आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस को अपनी कम होती ताकत हजम नहीं हो रही, इसीलिए वो कभी बीजेपी कार्यकर्ताओं का धरना रोकती है तो कभी परिवर्तन यात्रा। बैरकपुर में जब ऐसा हुआ तो बीजेपी के महासचिव कैलाश विजयवर्गीय धरने पर बैठ गए। पश्चिम बंगाल में सारी राजनीतिक रस्साकशी चुनाव से पहले की है, जिसमें ममता के मंत्री पर बम से हमला तक हो चुका है। मुर्शिदाबाद से आने वाले जाकिर हुसैन जब ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन पहुंचे तो उससे पहले ही पेट्रोल बम से धमाका हो गया। इस हमले ने आने वाले खतरे का ट्रेलर दिखा दिया, क्योंकि आज तक की पड़ताल में सामने आया कि पश्चिम बंगाल में फल सब्जियों की तरह बम बिक रहे हैं। बम बाजार को धड़ाधड़ राजनीतिक ऑर्डर मिल रहे हैं। करना है तो अभी से माल का लीजिए। इलेक्शन का टाइम में देखिए, माल का रेट बढ़ेगा, माल ठीक ठाक नहीं होगा। लोग भी डिमांड कर रहे हैं ना, बहुत डिमांड होगा। अभी इस साल में तो दोनों पार्टी एकदम कड़क ला रहा है। दोनों पार्टी का ही माल अभी चल रहा है। आज तक ने पश्चिम बंगाल के 3 जिलों में पड़ताल की और पाया कि घर घर में बम की फैक्ट्रियां चल रही हैं। लोग बम की सेल लगाकर बैठे हैं, जो पश्चिम बंगाल में राजनीतिक हिंसा को एक बहुत ही खतरनाक मोड़ तक पहुंचा सकते हैं। देते हो या नेता लोगों को जान पहचान वाले किसको देते हो? नेता लोग को भी देता है। अच्छा, नेता लोग को भी किस पार्टी? जो पार्टी लेकिन जान पहचान। चुनाव जीतने के लिए पार्टी मतदाताओं को अक्सर लुभाती है, बड़े बड़े वादे करती है, लेकिन दावा है कि बंगाल में वोटरों को धमकाना चुनाव जीतने का एक अहम हिस्सा है, जिसे रोकना चुनाव आयोग के लिए सबसे बड़ी चुनौती होगा। दिल्ली से चित्रा त्रिपाठी के साथ आज तक ब्यूरो। तो दस्तक खत्म करने के पहले अंत में कुछ सवाल हम आपके मन में जगाकर जाना चाहते हैं, जिनके बारे में आपको सोचना चाहिए, अपनी राय हमें भेजनी चाहिए। पहला सवाल,
चुनाव की तारीख आते ही एक तय वक्त में जनता के लिए घोषणा पत्र की तारीख क्यों नहीं तय होती? घोषणा पत्र के वादे कितने पूरे किए गए, इसके ऑडिट का इंतजाम चुनाव आयोग क्यों नहीं करता? घोषणा पत्र को कानूनी हलफनामा बनाने की कवायद शुरू क्यों नहीं की जाती, जिससे यह होगा कि अगर वादे अधूरे रहें उम्मीदवारों के तो जनता न्यायिक तरीके से उनसे हिसाब मांग सके। इन सवालों के बारे में आज सोचिएगा जरूर। फिलहाल दस्तक में इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिएगा आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।